जंगल के पास एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम हरियालीपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव में एक सीधा सादा किसान रहता था जिसका नाम था किशन। किशन बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात एक करके काम करता था। किशन के पास भले ही ज्यादा दौलत न हो, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वो उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना दे दो, मुझे देर हो रही है। हाँ जी, मैं अभी खाना निकालती हूँ, मगर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी खास जगह जाना है। हाँ रमा, मुझे आज एक खास जगह जाना ही है। आज मुझे जमींदार साहब बलदेव ने अपने घर बुलाया है। क्या जमींदार साहब ने आपको बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया? पता नहीं रमा, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। रमा ने किशन को खाना दिया। सुनिए जी, एक बात कहनी थी। जमींदार साहब के घर से जल्दी आ जाइएगा। रमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कोई बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहें। रास्ते ठीक नहीं हैं और अब बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर किशन घर से निकल जाता है और दिन भर खेतों पर काम करता है। जैसे ही शाम होती है, किशन जमींदार बलदेव के घर जाता है। आओ आओ किशन, और कहो, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे किशन, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? अपने खेत में दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ किशन, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक? कहिए ना। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचानी है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? किशन, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर किशन वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जरा सुनो तो। अजी, क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा, पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचानी होंगी। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वह चीज दूंगी जो मुझे नहीं मिली है। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊंगा।
अगले दिन किशन घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार बलदेव के यहाँ जाता है। वहां से बोरियां अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर किशन शहर में सेठ दयाल के यहाँ पहुंचता है। अरे किशन, तुम्हारा यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, जमींदार साहब ने आपको यहाँ बोरियां पहुंचाने को बोला था। अरे हाँ किशन, मैं तो भूल ही गया था। जाओ, हमारे यहाँ बोरियां तुम रखवा दो। हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो, तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो और चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, रात होने से पहले घर जाना है। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, जमींदार साहब से कहना कि अभी भी हम उनका गेहूं संभाल कर रख रहे हैं। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अगली बार आऊंगा तब नाश्ता पानी करूंगा। किशन चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक किसान आता है। अरे किशन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, क्या बताऊं, जमींदार साहब के बोरियों का हिसाब लेने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। यह तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तो यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूँ और रात होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अरे भाई, तो चलो हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। कुछ ही दूर चलने पर एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान को देखकर किशन कहता है, अरे जरा रुको भाई, मुझे जरा कुछ समोसे खरीदने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे मंगवाए हैं, उसे समोसे बहुत पसंद हैं। तुम यहीं रुको, मैं समोसे लेकर आता हूँ। अरे भाई, समोसे कैसे पीस बेच रहे हो? 10 रुपए का एक समोसा। अच्छा ठीक है, 5 समोसे दे दो और थोड़ी जलेबी भी डाल देना। किशन समोसे और जलेबी ले लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा, समोसे और जलेबी तुमने मंगवाए थे ना? अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय पर घर ही नहीं आते। भाग्यवान, सेठ जी के घर गया था। उनकी गेहूं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह पर देने में देर हो गई, तब इतनी जल्दी घर कैसे आता? क्या भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, मगर आपको जलेबी समोसे लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में हाथ तंग हैं। ए भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूँ। चलिए बस अब रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर जलेबी समोसे खाकर सो जाता है। किशन दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। किशन के पड़ोसी चंकी लाल और उसकी पत्नी मंकी देवी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? किशन को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दी है। किशन तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी यह बात सुनी है। सच कहूं तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज किशन के ही किस्मत में क्यों आता है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं? अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए,
तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर किशन बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी न चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम किशन को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। किशन लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वह अपना जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और किशन की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, किशन की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई न कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। इस बार तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा पैर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फसल के बर्बाद होने का नुकसान किशन सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है किशन को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद किशन का पड़ोसी चंकी लाल किशन के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है। और आप खुद एक पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं तब चंकी लाल फिर से आता है और फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे किशन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो किशन और उसकी पत्नी रमा दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने न दिन देखा न रात, और दिन रात लगातार मेहनत करता रहा, और वह एक झटके में हाय सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही न रही। मेरे सारे सपने टूट गए। किशन अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब किशन की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। रमा, हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह न भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती,
उसको एक न एक दिन अपनी करनी की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद किशन के घर जमींदार बलदेव आता है। अरे घर में कोई है क्या? किशन घर में हो क्या भाई? जरा बाहर तो आना। किशन और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं। सुनो किशन, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो किशन, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूं मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। देखो किशन, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खुद की 5 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार बलदेव किशन का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद किशन अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हे भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूं जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो न कोई रहने का ठिकाना है और न ही कोई काम है। फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूं? भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। रमा एक घर की तरफ जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है। सुनिए, घर में कोई है क्या? सुनिए, घर में कोई है क्या? सुनिए, घर में कोई है क्या? तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है। थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो? शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। रमा मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान? क्या तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो हम शहर चलते हैं। वहां मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे किशन भाई, कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। मोहन भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ आया हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। किशन भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेंगे। और ये लो कुछ पैसे। अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना।
मोहन भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? किशन भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, और तुमने तो अपनी दोस्ती और ईमानदारी से हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करूं। यह घर तुम्हारा है। मोहन भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया, तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा तो ठीक है किशन भाई, आप घर के अंदर जाओ और आराम करो। मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, यह उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर इस शहर में जीने के लिए हमने कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं, उन्हें बाजार में ले जाकर समोसे की सामग्री ले आइए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे, और अब सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया, तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी न चल पाए। अजी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। किशन बाजार जाकर उन पैसों से समोसा बनाने की सामग्री ले आता है। फिर रमा उन सामग्री से समोसे बनाती है। रमा कुछ समोसे बनाकर किशन को देती है और किशन उन समोसों को बेचने के लिए निकल पड़ता है। समोसे ले लो, समोसे, स्वादिष्ट समोसे ले लो। खाओगे एक बार, मांगोगे बार बार। जरा गरम गरम हमारे समोसे खाकर तो देखो भैया, दिल खुश हो जाएगा। समोसे ले लो, समोसे, समोसे का दाम है, आलू इनाम है, गरमा गरम समोसे। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। गरम तो है ना? कैसे दे रहे हो समोसे? बहन, बिल्कुल गरम गरम समोसे हैं। 10 रुपए का एक समोसा है। बोलिए बहन जी, कितने समोसे दूं? अच्छा ठीक है, 10 समोसे दे दीजिए भैया। किशन 10 समोसे उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे करके किशन के सारे समोसे बिक जाते हैं और किशन घर वापस आ जाता है। रमा, एक गिलास पानी तो देना जरा, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाती हूँ। सुनिए जी, क्या हुआ? क्या कुछ समोसे बिके? हाँ रमा, हमारे सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए हैं। अब रोजाना किशन इस तरह से समोसा बनाकर बेचता और किशन का सारा समोसा हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह किशन का समोसे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और किशन की अच्छी आमदनी होने लगी और शहर में ही किशन ने एक समोसे और चाय की अच्छी सी दुकान खोल ली। अब उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। किशन ने अपने बेटे अमन को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। एक दिन किशन को अपने गांव की बहुत याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, रमा, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भागदौड़ की जिंदगी है, मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरी खेत की मिट्टी, गांव का वह अपनापन और मेरे खेत खलिहान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, तो हम जमींदार साहब से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकते हैं और हम एक नया घर भी बनाएंगे। ऐसा घर जहां उसके घर का हर कोना हमारे सपनों से भरा होगा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि हम गांव में जाकर ही रहें, तो हम वहीं जाकर रहेंगे। वैसे भी वहां अलग ही सुकून है। किशन मोहन से बोलकर अपना गांव लौट आता है। वहीं दूसरी ओर किशन के पड़ोसियों चंकी लाल और मंकी देवी की बहुत ही बुरी हालत थी।
वह बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था और उन्हें बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत ही पछतावा था। वे किशन से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि किशन गांव में वापस लौट आया है, तब वे किशन के घर जाते हैं। किशन भाई, हमें माफ कर दो। मैं ही वह था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। तुम्हारे बढ़ते कदम में रोकना चाहता था। जलन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, पर आज मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। किशन, मेरी आत्मा हर दिन मुझे इस गुनाह के लिए कोसती है। इसीलिए किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। तो वह तुम थे चंकीलाल, जिसने हमसे हमारा घर, हमारी खुशियां, सब कुछ छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा। चंकीलाल, ऊपर वाला सब देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी गलती मान चुके हो और अपने किए पर पछता रहे हो, इसलिए माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि एक दिन सबको उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों को माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब किशन जमींदार से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है और जलन और नफरत का रास्ता अंततः बर्बादी की ओर ले जाता है। देखो, देखो बेटा, ये तारे कितने शांत और खूबसूरत हैं, है ना? हर रात मुझे ये एक अलग ही सुकून देते हैं। मुझे ये मेरे अपने लगते हैं। नानी, नानी, आप हर रात ऐसे क्यों देखती हो इन तारों को? क्या आप उनसे बातें करती हो? क्या ये तारे आपसे कुछ कहते हैं? बातें तो नहीं करती मेरी बच्ची, पर इन तारों में मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, तुम्हारी मम्मी को। वो भी ऐसे ही सितारों की तरह चमकती थी, हमेशा रोशन रहती थी। मतलब मेरी मम्मी क्या सितारा बन गई हैं? जैसे वो कहानियों में होती हैं, जो रात में चमकती हैं और सबकी विश पूरी करती हैं? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझो। वो अब एक ऐसा सितारा बन गई है जो हमेशा मुझ पर, तुम पर और हम सब पर अपनी रोशनी बरसाता है। वो कहीं दूर नहीं, बस यहीं आसपास है। नानी, क्या आप हमें मम्मी पापा की कहानी सुनाओगी? हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। वो कैसे मिले, उनकी शादी कैसे हुई, उन्होंने कैसे मुश्किलों का सामना किया, सब कुछ। हाँ नानी, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। प्लीज सुनाओ ना। मुझे पता है कि उनकी कहानी बहुत खास होगी, बिल्कुल किसी परी कथा जैसी। ठीक है, सुनो। ये कहानी है तुम्हारे माँ बाप की एक सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार और हिम्मत कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। ये कहानी है अंजलि और राहुल की और उनके अटूट प्रेम की। ये उस समय की बात है जब देश के कई गांवों की तरह मेरे गांव रामगढ़ में भी गरीबी एक कड़वी सच्चाई थी। दहेज प्रथा, जो एक सामाजिक बुराई थी, लोगों के दिलों में गहराई तक बस चुकी थी। इसी रामगढ़ में एक समय की बात है जब मैंने अपनी प्यारी बेटी अंजलि की शादी एक ऐसे लड़के से की जो दिल का बहुत सच्चा था और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसका नाम राहुल था और वह एक मेहनती किसान था। हम इतने गरीब थे कि दहेज देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मेरे पास अंजलि को देने के लिए कोई धन दौलत नहीं थी, पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी ही सबसे बड़ा तोहफा है। मैंने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया और मेरी आंखों में भविष्य के सपने थे और थोड़ी चिंता भी, क्योंकि मुझे पता था कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा। शादी के शुरुआती कुछ महीने अंजलि और राहुल के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे।
वे एक दूसरे के सहारे और प्यार में डूबे रहते थे। उनके दिन प्यार और विश्वास से भरे थे। राहुल दिन रात खेतों में पसीना बहाता, अपनी फसल के लिए जी जान लगाता और अंजलि हर पल उसका साथ निभाती, उसके हर काम में हाथ बंटाती। उनके छोटे से घर में खुशहाली और संतोष का माहौल था, मानो प्रेम ने गरीबी को भी मात दे दी हो। अंजलि, मैं खेत जा रहा हूं। आज बीज बोने हैं और मिट्टी को तैयार करना है। बहुत बड़ा काम है। काम बहुत है, तो हो सकता है आज लौटने में थोड़ी देर हो जाए। तुम चिंता मत करना, रात होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। कोई बात नहीं राहुल जी, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर खेत पर ही आ जाऊंगी। दोपहर को भूख लगेगी तो काम कैसे होगा? आप भूखे रहेंगे तो मेरी भी भूख मर जाएगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो अंजलि। हर वक्त मेरा ध्यान रखती हो, मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती हो। लगता है भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। तुम्हारी वजह से मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है। चलो अब मैं चलता हूं। राहुल खेत में दिन भर मेहनत करता रहा। सूरज की तेज धूप में उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी और मिट्टी उसके हाथों में चिपक गई थी। वह हल चलाता, बीजों को बड़े प्यार से मिट्टी में बोता, जैसे हर बीज एक नई उम्मीद हो। उसके माथे से टपकता पसीना मिट्टी में मिलकर एक नई फसल की उम्मीद जगा रहा था। दोपहर हुई और अंजलि अपने सिर पर खाने की टोकनी लिए खेत पहुंची। उसके चेहरे पर अपने पति के लिए प्यार और चिंता दोनों थी। राहुल जी, खाना ठंडा हो जाएगा। आइए खा लीजिए। मुझे पता है आप सुबह से काम कर रहे होंगे और भूख भी बहुत लगी होगी। राहुल थका हुआ था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। उसका पूरा शरीर थक चुका था। लेकिन अंजलि की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोच रहा था, कुछ सब्जियां हुई हैं खेत में। अगर इन्हें बेच दूं तो घर के राशन के पैसे निकल आएंगे। इस महीने अंजलि को घर चलाने की चिंता नहीं होगी। वो आराम से राशन ले सकेगी। हाँ, सही सोच रही हो अंजलि। कुछ सब्जियां तैयार हैं, उन्हें काट लेते हैं। अगर हम मिलकर बेच दें तो इस महीने राशन की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। हाँ, राहुल जी, हम दोनों मिलकर सब्जियां काट लेते हैं। मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा और काम जल्दी निपट जाएगा। फिर हम साथ में खाना खाएंगे। दोनों बैठकर सब्जियां काटते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं। इस दौरान वे हल्की फुल्की बातें करते हैं। एक दूसरे का दिन कैसा रहा इसकी जानकारी लेते हैं। दिन भर की थकान भूलकर एक दूसरे के साथ होने का आनंद लेते हैं। सूरज ढलने लगता है और दोनों थके हुए लेकिन संतोष के साथ अपने छोटे से घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर एक दिन की मेहनत का सुकून था। अंजलि, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ये सारी सब्जियां एक साथ किसी बड़े सेठ करमचंद को बेच दूं। अगर सारा पैसा एक बार में मिल जाएगा तो तुम एक महीना आराम से राशन खरीद सकोगी। घर की कोई चिंता नहीं रहेगी। हमें बार बार बाजार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं राहुल जी। अगर एक महीने का राशन आ गया तो हमें बहुत राहत मिलेगी। छोटी छोटी चीजों के लिए रोज सोचना नहीं पड़ेगा और हम थोड़ा आराम भी कर पाएंगे। बस अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है। सब्जियों को लेकर आनंदपुर मंडी भी जाना है। भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा और हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही राहुल उठ जाता है। रात भर उसने यही सोचा था कि आज सब कुछ अच्छा होगा। वह अपनी पीठ पर सब्जियों से भरा एक बड़ा टोकरा रखता है और भारी कदमों से सेठ करमचंद की दुकान की ओर चल पड़ता है।
आनंदपुर मंडी में सेठ करमचंद अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हिसाब किताब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक रूखापन रहता था और वे कभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। प्रणाम सेठ जी, आज एकदम ताजी सब्जियां लाया हूँ, खेत से सीधे। बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, आप चाहें तो देख लीजिए। मैंने बहुत मेहनत से उगाई हैं। सब्जियां बेचने आया है। पहले अपनी सास को बोलता, अगर दहेज दे देती तो आज तुझे ऐसे धूप में सब्जियां बेचने की नौबत ही ना आती। आराम से रहता, सेठ बनता। सेठ जी, ये सारी सब्जियां पूरे 5,000 रुपये की हैं। मैंने बड़ी मेहनत से उगाई हैं, दिन रात एक करके, अपने खून पसीने से। सेठ जी, उन्होंने अपनी बेटी दी है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी दौलत है। वो दहेज ना दे सके तो क्या हुआ? उनकी बेटी तो बहुत गुणों वाली है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। मुझे अपनी अंजलि पर गर्व है। हाँ जानता हूं, लेकिन दहेज भी होता तो तुझे थोड़ी सहूलियत मिलती, जीवन थोड़ा आसान हो जाता, तुझे ऐसे भटकना नहीं पड़ता। चल छोड़, अब ये बता कितने में देगा ये सारी सब्जियां? समय खराब मत कर मेरा। सेठ जी, ये सारी सब्जियां पूरे 5,000 रुपये की हैं। मैंने बहुत मेहनत से उगाई हैं, दिन रात एक करके, अपने खून पसीने से। 5,000 रुपए? इतनी बड़ी बातें ना कर। इतनी कीमत यहां कोई नहीं देगा। मैं तुझे इसके 3,000 रुपए दूंगा। लेना है तो लो, वरना निकल जा। मेरा समय बर्बाद मत कर, मेरे पास और भी ग्राहक हैं। राहुल थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसके चेहरे पर चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। उसे पता था कि यह बहुत कम दाम है, पर उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। घर में राशन खत्म होने वाला था और अंजलि को भूखा नहीं रख सकता था। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए 3,000 रुपए। मुझे पता है ये बहुत कम है, पर अभी जरूरत है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सेठ करमचंद बेपरवाही से पैसे निकालकर राहुल को थमा देते हैं। राहुल चुपचाप पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। उसके कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सी टीस थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी मेहनत का मोल नहीं समझा गया और उसे अपनी परिस्थितियों पर गुस्सा आ रहा था। नानी, वो सेठ आपसे दहेज मांगने को क्यों कह रहा था? क्या दहेज देना इतना जरूरी होता है? ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि बेटा, हम बहुत गरीब थे। उस समय दहेज एक ऐसी प्रथा थी जिसने कितने घरों को उजाड़ा था, कितने रिश्तों को तोड़ा था। दहेज देना तो दूर, किसी को बताकर धूमधाम से शादी कराना भी हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी अमानत है। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी थी और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। पर नानी, बेटी तो खुद दौलत होती है ना, वो तो सबसे अनमोल होती है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों वे बेटियों को बोझ समझते हैं? हाँ बेटा, मगर कुछ लोग नहीं समझते। उनकी सोच दहेज से आगे नहीं बढ़ पाती थी। उनके लिए औरत सिर्फ एक वस्तु थी। हर दिन गांव में कोई न कोई राहुल के कान भर देता था कि उसकी बीवी के घर वालों ने कुछ नहीं दिया, कि वो खाली हाथ आई है और घर पर बोझ बन गई है। पर राहुल चुपचाप सब सहता रहा। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अंजलि पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि अंजलि उसके लिए कितनी कीमती है। राहुल थका मांदा घर लौटता है। उसके हाथ में 3,000 रुपए थे, जो उसकी उम्मीद से बहुत कम थे। वह घर आकर अंजलि को पैसे देता है। उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा झलक रही थी, जिसे अंजलि तुरंत भांप लेती है। देखो अंजलि, सब्जियां तो बेच दी, पर सेठ करमचंद ने सिर्फ 3,000 रुपए दिए। इतनी मेहनत की थी, पर क्या करें, उन्होंने दाम बहुत कम दिए। ये 2,000 रुपये तुम रखो, इससे महीने भर का राशन ले आना।
जो भी जरूरत का सामान पाए हो, और ये 1000 रुपए दवा पानी और बाकी जरूरतों के लिए रखे हैं। संभाल कर खर्च करना, हमें सोच समझकर चलना होगा। ठीक है राहुल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर राशन ले आती हूँ। घर में लगभग सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। अंजलि अभी बाजार में कुछ ही दूर चली थी कि कुछ आवारा लड़के, जो गांव में अक्सर लोगों को परेशान करते थे और जिनका काम दूसरों को छेड़ना था, उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनकी आंखों में शरारत और नीयत में खोट साफ दिख रही थी। अरे अंजलि भाभी, कहाँ जा रही हो ऐसे जल्दी जल्दी? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे मायके वालों के पास कुछ था भी कि नहीं। खाली हाथ भेज दिया इस गरीब के घर। कौन भाभी? ये तो बिना दहेज की बीवी है। इसके साथ तो मजाक करने में भी कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई बचाने वाला भी नहीं है। अंजलि घबराकर पीछे हटती है। उसकी आंखों में डर है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरा इंतजार हो रहा है घर पर। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे जाने दो। तभी पीछे से एक तेज और गुस्से भरी आवाज आती है। यह आवाज राहुल की थी, जो अंजलि को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा था, क्योंकि उसे अंजलि की चिंता हो रही थी। दूर हो जाओ सब। अगर दोबारा मेरी बीवी को हाथ लगाया या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लेना क्या होगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। लड़के राहुल को देखकर पहले तो हंसते हैं। उन्हें लगता है कि राहुल कुछ नहीं कर पाएगा, पर उसके चेहरे पर साफ दिख रहे गुस्से और दृढ़ता को देखकर एक एक करके खिसक लेते हैं। वे जानते थे कि राहुल का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है और वह अपनी पत्नी के लिए किसी से भी लड़ सकता है। राहुल अंजलि को कंधे से थामकर अपने साथ ले जाता है। अंजलि चुपचाप रो रही होती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अभी भी उस घटना का सदमा लगा हुआ था। देखो अंजलि, रो मत। ये गांव वाले खुद छोटी सोच के हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इन छोटी सोच वाले लोगों की बातों से अपनी खुशियां मत खराब करो। पर मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। थैंक यू राहुल जी, आप हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। आपके साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। चलो, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तुम सुबह से बहुत थके हुए हो और मेरे लिए लड़कर आए हो। नहीं नहीं, तुम रोज मेरे लिए बनाती हो। क्या एक दिन मैं नहीं बना सकता तुम्हारे लिए? आज तुम आराम करो, मैं बनाता हूं खाना। दोनों साथ बैठकर सुकून से खाना खाते हैं, इस बात को भूलने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ था, और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। मैं जरा बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूं। घर में कुछ छोटी मोटी चीजें खत्म हो गई हैं और कल के लिए भी कुछ देखना होगा। ठीक है राहुल जी, लेकिन संभल कर जाना। गांव में माहौल ठीक नहीं है और मुझे आप अकेले जाते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे ही राहुल घर से निकलता है, गांव की कुछ औरतें, जो हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देती थीं और जो अंजलि से ईर्ष्या करती थीं, अंजलि के घर में घुस आती हैं। उनके चेहरे पर घमंड और तानाशाही साफ दिख रही थी, जैसे वे किसी को भी नियंत्रित कर सकती हों। अरे अंजलि, हमने भी अपनी बेटियों को भेजा था तो ढेर सारे दहेज के साथ, सोने चांदी के साथ। तू क्या सोचती है, बिना कुछ दिए यहाँ राज करेगी? तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा? क्या तू हम सबसे बेहतर है? हाँ, हम अपने मर्दों को बोलेंगे कि तुझे और तेरे मर्द को गांव से निकाल बाहर करें। ऐसे बिना दहेज के यहाँ कोई नहीं रहेगा। तू हमारे गांव की इज्जत खराब कर रही है। देखिए,
मेरी शादी हो चुकी है। मैं दहेज लाने की कोई चीज नहीं हूँ और ना ही आप लोगों की गुलाम हूँ। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आप सब यहाँ से जाइए। ज्यादा जुबान चलाई तो यहीं पटक देंगे आज। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें जवाब देने की? छोड़ रहे हैं आज, मगर अगली बार बिना दहेज के देखना क्या होता है, सोच लेना। अंजलि डरते हुए दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि वह इस गांव में कभी चैन से नहीं रह पाएगी। उसे हर दिन अपमान का सामना करना होगा। तभी राहुल सामान लेकर घर आता है। दरवाजा खोलते ही वह चारों ओर बिखरा सामान देखता है। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो। ये क्या हुआ? सामान बिखरा है। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ? कौन आया था? किसने ये सब किया? काकी लोग, कुछ औरतें आई थीं, कह रही थीं कि दहेज लाओ, नहीं तो गांव से निकाल देंगे। इन्हें क्या परेशानी है? ये हमें क्यों परेशान कर रही हैं? क्या इनकी इतनी हिम्मत? मैं जाकर अभी प्रधान रामपाल से बात करता हूँ। किसी में हिम्मत नहीं जो मेरी बीवी को यूं डराए और उसे परेशान करे। तुम चिंता मत करो अंजलि, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम चाहिए, बस तुम। राहुल अंजलि को कंधे से थामकर अपने साथ ले जाता है। राहुल गुस्से में प्रधान रामपाल के घर पहुंचता है। प्रधान रामपाल गांव के बड़े बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ उनकी आवाज कभी उतनी मजबूत नहीं रही थी। शायद वे गांव वालों के दबाव में रहते थे। प्रधान जी, मैंने अपनी पत्नी से 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया, फिर भी ये गांव वाले हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। हर दिन ताने, अपमान और अब तो जान पर बन आई है। मेरी पत्नी को घर में आकर धमकाया जा रहा है। आप कुछ कीजिए। आप गांव के मुखिया हैं, आपको हमारी मदद करनी होगी। देखो राहुल, न तुमने दहेज लिया और न मैंने कभी इसका समर्थन किया, पर ये गांव है, यहाँ हर बात पर सबकी नजर होती है। लोग परंपराओं में बहुत मानते हैं। उनकी सोच को बदलना आसान नहीं है। एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम दोनों गांव से बाहर चले जाओ। माहौल थोड़ा शांत होगा, तब लौट आना। शायद तब तक लोग भूल जाएं। प्रधान जी, ये कोई हल नहीं है। हम कहाँ जाएं? यही हमारा घर है। हमें यहीं रहकर लड़ना होगा। हम हर बार भाग नहीं सकते। हम कब तक भागते रहेंगे? हमें न्याय चाहिए। तो फिर एक काम करो, अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आओ, जब तक बात ठंडी ना हो जाए। मैं भी गांव वालों से बात करता हूँ, शायद तब वे मान जाएं और तुम्हें अकेला छोड़ दें। उसी वक्त वही लड़के जो पहले अंजलि को छेड़ चुके थे, पास में खड़े होकर यह सारी बात सुन लेते हैं। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि राहुल अब अकेला पड़ेगा और वे उसे परेशान कर सकेंगे। सुना रे, ये अपनी बीवी को मायके छोड़ने जाएगा ना, तब देखना कैसे लेते हैं बदला। अब की बार ये अकेला होगा और फिर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ मुकेश भाई, अब की बार ये बचेगा नहीं। हम इसे मजा चखाएंगे, ऐसा मजा जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंजलि, अपना सामान पैक कर लो। चलो, तुम्हें मायके छोड़ आता हूं। कुछ दिन वहां आराम से रहना। प्रधान जी ने कहा है कि ऐसे ही ठीक रहेगा, जब तक गांव में शांति नहीं होती। ठीक है जी, मैं शाम तक तैयार हो जाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। दोनों भारी मन से पर एक दूसरे का हाथ थामे गांव से बाहर निकलते हैं। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो जाती है। मौसम भी मानो उनके दुहक में शामिल हो रहा था। आसमान से भी आंसू गिर रहे थे। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक चारों लड़के झाड़ियों से निकलकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनके हाथों में लाठियां थीं और उनकी आंखों में बदला लेने की आग साफ दिख रही थी।
जैसे वे शिकार की तलाश में हों। कहाँ जा रहे हो साहब? बड़ी जल्दी में हो? अपनी बीवी को मायके छोड़ने जा रहे हो? हमें तो लगा था तुम बहुत बहादुर हो। दूर हटो सब, हमें जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? राहुल और अंजलि खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हाथापाई और झगड़ा शुरू हो जाता है। राहुल अकेला उन चारों से भिड़ जाता है। इसी उठापटक में अंजलि का पैर फिसल जाता है और वह पास की सरस्वती नदी में गिर जाती है, जो उफान पर थी। बचाओ, मैं बह रही हूँ, कोई बचाओ। राहुल जी, मुझे बचाओ। राहुल जैसे ही होश में आता है, वह पानी में कूदता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अंजलि तेज बहाव में बह जाती है और आंखों से ओझल हो जाती है। राहुल उसे पुकारता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चारों लड़के डरकर भाग जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। राहुल नदी किनारे बैठा रोता है। उसके दिल से एक चीख निकलती है जो हवा में गूंज जाती है। अंजलि, अंजलि, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरा सब कुछ लुट गया। कुछ दिन बाद गांव में यह खबर फैल जाती है कि अंजलि नदी में बह गई। पूरा गांव स्तब्ध रह जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। गांव में मातम छा जाता है। हमने दहेज के लिए ज्यादा जुल्म कर दिया। सीमा नहीं, अंजलि तो बहुत सीधी लड़की थी। हमने उसे बहुत परेशान किया। हाँ बहन, हमारी भी बेटियां हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो भगवान माफ नहीं करेगा हमें अपने पापों का फल मिलेगा। धीरे धीरे गांव वाले पछताने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती और क्रूरता का एहसास होता है। वे राहुल के पास आते हैं, अपने सिर झुकाकर माफी मांगने। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। राहुल भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो प्लीज। हमने आपका घर उजाड़ दिया। हम बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। माफ कर दूं? क्या मेरी अंजलि लौट आएगी? क्या उसका डर, उसकी चीखें, उसकी जान वापस मिलेगी? तुम लोगों ने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल किसी को माफ नहीं करता। उसके दिल में सिर्फ अंजलि की यादें थीं और बदला लेने की आग। नानी, तो क्या मम्मी सच में मर गई थीं? ये तो बहुत दुखद है। मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अरे पगले, अगर मर जाती तो तू कहां से आता? अगर ऐसा होता तो आज हम सब यहाँ एक साथ कैसे होते? सुनो आगे। कहानी में एक नया मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। दरअसल अंजलि बहती बहती नदी के बहाव के साथ पास के हरिपुर गांव में पहुंच गई थी। भाग्यवश वह एक भले और दयालु व्यक्ति पंडित श्रीधर के घर के पास बेहोश पाई गई। पंडित जी ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा और उसकी देखभाल की, उसे नया जीवन दिया। बेटी, जब तक गांव में माहौल ठीक ना हो जाए यहीं रहो। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा यहाँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझूंगा और इस घर में तुम्हारा पूरा हक है। कुछ महीने बाद अंजलि पंडित जी के घर पर ही थी। एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी। तभी पंडित जी उसे आवाज देते हैं। अंजलि बेटा, आओ, तुम्हारे लिए कोई आया है, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उनके चेहरे पर खुशी थी। अंजलि बाहर आती है और दरवाजे पर खड़े राहुल को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। यह खुशी के आंसू थे। राहुल भी अंजलि को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वह सपना देख रहा है। राहुल जी, आप, मैं तो सोचा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया था। अंजलि,
मैं तो समझा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैंने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी। भगवान ने जिन्हें मिलाया है उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। अंजलि, तुम वापस आ गई। मेरा जीवन फिर से पूरा हो गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अंजलि के वापस आने की खबर से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने न सिर्फ राहुल और अंजलि से माफी मांगी, बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक नई शुरुआत की शपथ ली। गांव में अब कोई दहेज नहीं लेगा। यह एक नया नियम बन गया और सभी ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। बेटा, जब तेरे मम्मी पापा की शादी हुई तो शुरू शुरू में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। दोनों ही मेहनत करते थे, पर आमदनी बहुत कम थी। उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता था, मगर फिर धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। तेरे मम्मी पापा ने मिलकर खेतों में जी जान से काम किया, दिन रात मेहनत की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का सामना साथ किया, और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनके खेत हरे भरे हो गए, घर में खुशहाली लौट आई और उनके जीवन में संतोष आ गया। अंजलि, आज तो तूने मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी खबर दी है। मैं कितना खुश हूं, बता नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। क्या? मैं समझी नहीं। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? माँ, तू माँ बनने वाली है। ये तो मिठाई बांटने वाली खुशखबरी है। अब तो हमें और मेहनत करनी होगी। हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। हमारा छोटा सा परिवार अब पूरा हो जाएगा। मैं भी बहुत खुश हूँ राहुल जी। अंजलि, अब तू घर का कोई भी भारी काम मत करना। मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें पूरा आराम करना है। अपनी और बच्चे की सेहत का ध्यान रखना। मैं ठीक हूँ राहुल, तुम इतनी चिंता मत करो। बस तुम साथ रहो, यही सबसे बड़ी ताकत है मेरे लिए। तुम्हारी हिम्मत मेरा सहारा है और तुम्हारे प्यार से ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे महीने बीते और वो दिन भी आया जब तू इस दुनिया में आने वाला था। वह रात घर में अफरा तफरी का माहौल था। सब चिंतित थे और नानी मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। बच्चे के रोने की आवाज आई और फिर दाई बाहर आती है। उसके चेहरे पर मायूसी थी। बेटा तो हुआ है, पर अंजलि नहीं बच सकी। राहुल का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, उसकी सारी खुशियां छिन गई हों। लेकिन उसने अपनी बच्ची को देखा और उसे अंजलि की अमानत मान लिया। अंजलि, तुम चली गई, लेकिन तेरा अंश मेरे पास है। मैं इसे तेरे प्यार से बड़ा करूंगा। मैं कभी इसे तेरी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यह मेरी जिंदगी का मकसद है। फिर क्या हुआ? फिर तेरे पापा ने तुझे अपनी जान से बढ़कर पाला। खेतों में दिन भर मेहनत की, भूखे रहे, लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने अकेले ही तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, तुम्हें हर मुश्किल से बचाया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस तुम्हारे लिए जीते रहे। और आज देखो, तू मेरे पास है, अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया है। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत होशियार और अच्छे बनोगे, और आज तुम वही हो। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे सो जाते हैं। बाहर चांदनी रात थी और तारे चमक रहे थे, जैसे वे अंजलि और राहुल की कहानी को देख रहे हों। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। खोने के बाद भी बहुत कुछ पाया जा सकता है, अगर हिम्मत ना हारी जाए। बस इंसान को हिम्मत और सच्चे इरादे से डटे रहना होता है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अंजलि और राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार और त्याग से बड़ी कोई दौलत नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 1 देखना है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।